हेलो गाइस, गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रेडअप प्लेटफॉर्म पर और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेडअप आईएएस पर। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आई एम बैक विद अनदर ग्रेट टॉपिक, अ टर्म दैट वी जनरली सी इन न्यूज़पेपर्स आल्सो। लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रहा। तो आज का हमारा टर्म जिस पर हम बात करेंगे वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाम में ही लिखा है टैक्स, राइट? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसका जेनेसिस कहीं ना कहीं 2017 के आसपास है, 2017। एंड व्हेन दिस टैक्स केम इन, राइट, द आइडिया वाज दैट द एंटायर कंट्री, वन नेशन, राइट, will have basically one indirect tax altogether. But still, under GST today we have four kinds of different slabs. तो आज हम अपने टॉपिक में यही देखेंगे कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, इनका एग्जैक्टली जो है क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इससे जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है। और साथ साथ एक छोटा क्विज भी है मेरे पास आपके लिए, क्वेश्चनर भी है आज हमारे पास, राइट? सो आई विल आस्क यू सर्टेन फैक्ट्स रिलेटेड टू जीएसटी व्हिच यू गाइस कैन आंसर एट द एंड ऑफ आवर क्लास टुडे। चलिए तो शुरू करते हैं। Just a brief introduction. So my name is Naman Jain. I've appeared for UPSC CSE interview back in 2015 and 2016. I have been an alumni of Hindu College, University of Delhi. I have mentored UPSC aspirants for more than 5 years now, and I majorly deal with subjects like economy and current affairs, with special focus on mains answer writing part. Also, guys, if you guys are preparing for UPSC, there are just 108 days left now. 108 दिन बचे हैं। तो रोज आके यही कहानी सुनाता हूँ, आपको यही चीज़ बताता हूँ कि भाई अब टाइम है, दिस इज द टाइम दैट यू कैन यूटिलाइज पूरे साल भर की मेहनत को बेसिकली एक फाइनल आप जो है एक शेप दे सकते हैं। दिस इज अ फॉर्चुनेट टाइम दैट यू हैव विद योर सेल्स। ओके, सो to aid in your preparation, we at Gradeup we have also brought to help you. We have brought two kinds of courses. So in case you are preparing for 2021 exam, we have a prelims crash course available, and under this we will have 180 plus live classes for you, 180 plus PDFs for these lectures. You will have 4,000 plus practice questions altogether, and you will also have 30 plus sectional tests and full length mock test available under this. Now this course will also include classes on magazines like Yojana, Kurukshetra, topics coming up in India yearbook जैसे कि schemes आती हैं, right? प्लस इसके साथ साथ CSAT का मॉड्यूल और NCERT का मॉड्यूल भी अवेलेबल रहेगा, जिससे कि आप फटाफट जो है इन एस्पेक्ट्स को भी कवर कर लें। IAS 2022 के लिए भी कोर्स अवेलेबल है। ये फाउंडेशन कोर्स है, इसमें पेस थोड़ा स्लो रहेगा, नंबर ऑफ क्लासेस हाई रहेंगी। सो ऑल टुगेदर देयर विल बी 500 प्लस लाइव इंटरैक्टिव सेशंस अंडर दिस, 400 प्लस PDFs, 30 प्लस मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट विद 8,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। इसमें कंप्लीट कवरेज आपको मिलेगा योजना मैगजीन, इंडिया ईयरबुक, कुरुक्षेत्र मैगजीन, CSAT का मॉड्यूल और NCERT का मॉड्यूल भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो जितने दोस्त हमारे जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं, फ्रेंड्स, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ग्रेडअप IAS. वी विल हैव मोर ऑफ दीज क्लासेस कमिंग अप, सो योर पार्टिसिपेशन इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक से। सो व्हाट इज एग्जैक्टली GST? क्या है GST सर, राइट? तो 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जब पार्लियामेंट ने 29 मार्च 2017 को लॉ पास किया था कि हम जो है अपनी कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी प्रेवलेंट हैं वो हट के गुड्स और सर्विसेज पर अब जो है 1 जुलाई 2017 से GST शैल बिकम एप्लीकेबल। तो बेसिकली क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो अपने आप में रिप्लेस कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इससे पहले लगते आए थे, जैसे कि सेंटर के द्वारा लगाया जाने वाला एक्साइज ड्यूटी, स्टेट्स के द्वारा इम्पोज किया जाने वाला वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और सर्विस टैक्स जो कि अगेन सेंटर के द्वारा इम्पोज किया था। So in other words, goods and services tax is levied on supply of goods and services, and it is more like a comprehensive or multi-stage destination-based tax. ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं, comprehensive tax, multi-stage destination, इनको हम जो है गहराई में जाके देखेंगे, right? Plus, please remember, GST is also levied on every value addition. मतलब कि एक multi-stage है तो अपने आप में जैसे जैसे गुड जो है वो आगे मूव करती है, वैसे वैसे ये टैक्स भी आगे की ओर मूव करता है। चलिए, लेट्स लुक एट GST. सो GST बिल इज इंडियाज बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म इन द कंट्री
especially with respect to the indirect tax structure in the nation. And the purpose of the bill was to introduce one single tax, एक single tax introduce करना जो कि सभी states में goods और services पर applicable हो, जिससे कि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी आ सके प्राइसेस के बीच में भी, राइट? और ये एप्लीकेबल रहता है मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर के एंड तक, राइट? सो उसके सबसे पहले फीचर के ऊपर बात करते हैं मल्टी स्टेज टैक्सेशन के, राइट? सो द प्रोडक्ट बेसिकली गोज थ्रू मल्टीपल स्टेजेस बिफोर इट इज कंज्यूम्ड बाय द एंड यूजर. ये बात हमें पता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेगा, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके एक फाइनल गुड फॉर्मुलेट करेगा विच ही विल देन सेल टू होलसेलर. होलसेलर बल्क में परचेज करता है और होलसेलर इन्हीं गुड्स को आगे फॉरवर्ड कर देगा रिटेलर के पास, एंड देन रिटेलर फाइनली विल सेल दिस गुड फाइनली टू द कंज्यूमर, राइट? तो अपने आप में मल्टीपल स्टेजेस हैं एक गुड की, और आप देख रहे हैं कि हर चेन में ये हर स्टेज पे बेसिकली अपने हैंड्स एक्सचेंज कर रहा है. सो गुड इज मूविंग फ्रॉम वन हैंड टू द अदर, राइट? सो ये मल्टीपल स्टेजेस जो है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग द प्रोडक्ट टू होलसेलर, एंड देन फाइनली रीचिंग इनटू द हैंड्स ऑफ रिटेलर, एंड देन फाइनली इनटू द हैंड्स ऑफ एंड कंज्यूमर. तो हर स्टेज पर टैक्सेशन जो है वो एप्लीकेबल होगा. And that is why we say that GST is a multi-stage tax. GST जो है पूरी जो आपकी चेन है, जैसे जैसे गुड्स मूव कर रही है आगे, वैसे वैसे जो है फाइनली वो हर स्टेज पर आके एप्लीकेबल है. तो आप कहेंगे कि सर ऐसे तो हर गुड पर मल्टीपल टैक्सेशन हो रहा है, राइट? यस और नो? नहीं सर, प्लीज याद रखिए, इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्सेशन, बट द वेरी आइडिया, द वेरी फंडा ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टिल makes it a value added tax indeed. ठीक है जी? जैसे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये कैसे काम करता है, राइट? थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं. सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए रॉ मटेरियल परचेज किया मैन्युफैक्चरर ने 4-5 तरह का, एंड फाइनली इसको कंज्यूम करके एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया. नाउ दिस प्रोडक्ट विल बेसिकली लैंड अप इनटू द हैंड्स ऑफ होलसेलर. तो जैसे ही ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ and the good hands up in the hands of wholesaler, right? जैसे ही इसके पास आया तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा जीएसटी कुछ कलेक्ट किया जाएगा, राइट? जो भी स्लैब हो, 5 हो, 12 हो, 18 हो, 28 हो, उसके अकॉर्डिंगली जीएसटी जो है वो कलेक्ट किया जाएगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा. बट नाउ मैन्युफैक्चरर विल सिंपली पे दिस 5% टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, बट विल ऑल्सो क्लेम बैक जीएसटी विच ही हैज पेड ऑन द रॉ मटीरियल. तो रॉ मटेरियल पर जो जीएसटी पे किया है, ये जीएसटी क्लेम कर लेगा मैन्युफैक्चरर, और जो इस गुड पर कलेक्ट किया है जीएसटी वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा. दिस विल गो टू गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंटर बोथ. ठीक? सिमिलरली इसी तरीके से जब ये गुड आगे ट्रैवल करता है, राइट, फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर, तो रिटेलर भी कुछ जीएसटी पे करेगा विच विल बी कलेक्टेड बाय द होलसेलर, और होलसेलर इसी जीएसटी को वापस जमा कर देगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास. लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा दैट सर आई हैड पेड जीएसटी व्हेन आई हैड परचेज द गुड्स लास्ट टाइम. जब मैंने खुद गुड्स परचेज की थी तो मैंने इस पर कुछ जीएसटी पे किया था, आप मुझे वो वापस कर दीजिए, और मेरी तरफ से जो मैंने कलेक्ट किया जीएसटी वो आप रख लीजिए, राइट? So when wholesaler basically sells the good to retailer, when it lands up into the hands of retailer, wholesaler is now bound to collect his GST. इसको हम कहते हैं क्लेम करना, राइट? इसको आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से सुना होगा. ओके, सो wholesaler can claim back the GST that he has already paid while purchasing the good itself. सिमिलरली ऐसे ही रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर जब ये कंज्यूमर को फाइनली गुड बेचेगा तो जीएसटी कुछ कलेक्ट करेगा और ये जीएसटी जमा कर देगा गवर्नमेंट को, और जो खुद पे किया था यहाँ पर वो कलेक्ट कर लेगा. ठीक है जी? तो हर कह सकते हैं हर चैनल पे जीएसटी जो है, whenever the good basically changes hands, GST will be imposed at every cycle, and the entity which has given up the good has the chance to collect the GST that they had already paid while purchasing the good, right? तो फाइनल बर्डन किसके ऊपर आता है टैक्स का, जीएसटी का? फाइनली द टैक्स बर्डन कम्स ऑल ऑन द कंज्यूमर इटसेल्फ. सो कंज्यूमर जो है, फाइनल कंज्यूमर, वही बर्डन करेगा टैक्स को. मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर ये कुछ भी टैक्स का बर्डन बेयर नहीं करेंगे, राइट? ये सिंपली इनको अपना मतलब है प्रॉफिट से,
So they are not going to be a part of, or not going to bear the burden of the tax itself. Right? बस momentarily bear कर रहे हैं जब तक गुड आगे नहीं बिका है. Simple. Next आते हैं how GST system works. So most countries, I would say today we have more than 160 plus countries that have a single unified GST system. 160 से ज़्यादा देश है दुनिया भर में आज की डेट में, राइट, जो कि GST सिस्टम के अंडर काम कर रहे हैं. The first country to impose GST, by the way, is France. So France imposed GST back in 1954 itself. 1954 में इन्होंने GST लगाया था, right? So majority countries today in the globe today, they have single unified GST system, which means a single tax rate is applied throughout the country. लेकिन इनमें से कुछ ही देश हैं जो dual GST का इस्तेमाल करते हैं, right? So there are very less nations which basically implement something called as dual GST. और dual GST implement करने में, right, जिन दो देशों का नाम लिया जाता है वो है कनाडा और ब्राजील, लेकिन ब्राजील का बहुत अलग है, राइट. सो मेजरली जब आप कनाडा जाएं या कनाडा का अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर देखें, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल इंडिया को रिजेंबल करता है. द रीजन बिहाइंड इट इज दैट India's GST, I mean the very idea of implementing GST has been picked directly from Canada itself. ठीक है जी. तो भारत का GST जो है ड्यूअल GST, वो रिजेंबल करता है कनाडा को, और इसके अलावा एक ब्राजील भी है जो ड्यूअल GST इंप्लीमेंट करता है. सो ऑल टुगेदर देयर आर 3 कंट्रीज इन द ग्लोब टुडे दैट इंप्लीमेंट GST एज ड्यूअल GST सिस्टम. सो मेजॉरिटी कंट्रीज टुडे दे हैव GST, but only 3 nations out of them have dual GST, and a country with a unified GST platform merges central taxes and state level taxes and collects them as just one single tax itself. तो स्टेट और सेंटर के द्वारा जितने भी टैक्स इंपोज किए जाते हैं सबको कंबाइन करके बस एक टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक नेक्स्ट फीचर विच इज कॉल्ड एज जी ड्यूअल GST का मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों अपने आप GST अपना अपना कलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग एंटिटी के फॉर्म में, है ना. दोनों का जो है कॉमन बेस है. जब आप परचेज करते हैं गुड एज अ कंज्यूमर, आप दोनों को वो टैक्स देते हैं CGST SGST के फॉर्म में, राइट. तो इसको कहते हैं ड्यूअल GST. चलिए नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, आते हैं अभी ड्यूअल GST पर. तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. So GST is levied at the point of consumption of goods or service, and for instance, if a product is manufactured, right, let's say in the state of Gujarat, and then it is finally sold to the end consumer in the state of Maharashtra, तो tax किसके पास जाएगा सर? The tax will then go to the state of Maharashtra and not state of Gujarat. तो इस एग्जाम्पल के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि इंटरस्टेट गुड्स के केस में भी, इंटरस्टेट गुड्स मूवमेंट के केस में भी, द टैक्स विच इज बीइंग कलेक्टेड ऑन द गुड विल लैंड अप इन द हैंड्स ऑफ द कंजम्पशन स्टेट एंड नॉट द प्रोड्यूसिंग स्टेट. प्रोड्यूसिंग स्टेट के हाथ में टैक्स नहीं जाता, कंजम्पशन स्टेट के हाथ में बेसिकली टैक्स जाएगा. ठीक है जी. तो इसलिए हम कहते हैं दैट GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूअल GST की, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे. सो GST इज वन ऑफ दोज टैक्सेस, राइट, विच हैज अ कॉमन बेस. कॉमन बेस का मतलब ये है कि जब आप एक गुड परचेज कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर, राइट, इसके बाइफर्केशन हो रहा है 2 पार्ट्स में. इस टैक्स का बाइफर्केशन हो रहा है 2 पार्ट्स में, राइट. वन ऑफ द पार्ट्स विल गो टू सेंटर एंड द अदर पार्ट विल बेसिकली गो टू द स्टेट. सो सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली आर लिविंग कॉमन rate of taxation on the common base, and GST which is levied by center, which is called CGST, goes into the pocket of center, whereas GST which is levied by the state, which is called SGST, goes into the pocket of state itself, right. और अगर कहीं पर जो है इंपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर रहा है, तो क्या होगा उस केस में IGST एप्लीकेबल होगा. So import of goods or services will be treated as interstate supplies and will be subjected to IGST, right. So हमारे देश में अगर आप देखते हैं तो GST के अंदर हमारे पास 4 रेट्स हैं या 4 टैक्स स्लैब्स हैं, right. So GST in India is levied at 4 rates, which is 5, 12, 16 and 28%. By the way, you will be very surprised to know India is the only country,
right, which has the highest rate of taxation under GST. ठीक है, अगर पूरी दुनिया में देखने जाएं कि वो कौन सा ऐसा देश है जिसके पास हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेशन है जीएसटी के अंदर, तो सर वो इंडिया ही है 28% पे। इंडिया के बाद वो कौन सा दूसरा देश है, कैन एनीवन टेल मी विच इज दैट सेकंड कंट्री टू हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेशन? पहले नंबर पर भारत आता है, फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड कंट्री टू हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेशन आफ्टर इंडिया अंडर जीएसटी। अच्छा क्वेश्चन है, राइट? कोई बताना चाहेगा? मैं आपको जो है हिंट देता हूं, राइट? मैं आपको हिंट देता हूं, जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेशन है 28 के बाद वो 27% है, 27% है। और एक और हिंट देता हूं कि ये एशियन कंट्री नहीं है, दिस इज नॉट एन एशियन कंट्री, एशियन कंट्री भी नहीं है सर, ठीक है? अब बहुत इजी हो जाता है ये, ऑब्वियसली बात है कि यूरोपियन कंट्री नहीं हो सकती, ना ही मेरे पास नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हो सकती है, नाइदर इट कैन बी अफ्रीका। सो दी कंट्री विच एब्सोल्युटली राइट तन्वी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 27% रेट ऑफ टैक्सेशन के साथ अर्जेंटीना आता है सेकंड नंबर पे। इट इज अर्जेंटीना, इट इज अ लैटिन अमेरिकन कंट्री विच इज प्रेजेंट इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है जी? नहीं सर, कनाडा नहीं है, द आंसर इज नॉट कनाडा, नाइदर इट इज पाकिस्तान, राइट? चलिए, so the schedule or list of items that will fall under these multiple slabs, they are basically worked out by GST council itself. तो हमारा जो GST council है उसका काम है ये बेसिकली डिसाइड करना कि कौन सी वस्तु पर कितना रेट ऑफ टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा, राइट? Now GST council, please remember guys, it is a constitutional body itself. It is mentioned under article 279A. And the constitution empowers this body that you have the powers to decide the rate of taxation and even other things related to GST. So article 279A of the constitution empowers president to constitute a joint forum of center and state taxes, basically called as GST council. कोई बता सकता है total number of members in GST council? Total members in GST council कौन कौन आता है इसमें? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन जीएसटी काउंसिल। भाई हेड तो आपके सामने लिखा ही है, चीफ तो लिखा ही है। इट इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, प्लस इट ऑल्सो हैज वन मोर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सेंटर, राइट? दूसरे रिप्रेजेंटेटिव कौन है सेंटर से? भाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज अनुराग ठाकुर जी, राइट? सो वी हैव टू रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सेंटर, two representatives from center. We have, please listen to me very carefully, 28 representatives from states. ये कौन है? ये state finance ministers हैं. Plus we also have 3 representatives coming from union territories. ये वो 3 union territories हैं जिनके यहाँ अपनी legislative assembly present है, इनकी अपनी governments हैं, independently elected governments हैं, right? और इनके यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर भी प्रेजेंट है। सो इन टोटालिटी वी हैव टोटल 33 मेंबर्स प्रेजेंट इन जीएसटी काउंसिल। ठीक है जी? सो काउंसिल इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर असिस्टेड विद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट लेट्स लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी फटाफट, राइट? So what are the advantages for the government with respect to GST? So GST helps to create a unified common national market for India, thereby giving a boost to foreign investment and Make in India campaign. Now this will also mitigate the cascading of taxes. मतलब GST लगने के बाद और कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले जो सिस्टम था एक्साइज के ऊपर वैट के ऊपर कई बार परचेज टैक्स या वेल्थ टैक्स, वो सिस्टम अब गिव अप कर चुके हैं हम, राइट? That tax structure is no longer applicable. ठीक है? That tax structure is no longer applicable. तो simply होता क्या है कि जो cascading of taxes था, that has been done away with, right? And thereby we can say there is harmonization of laws, procedures and rates of tax between center and states and across the states also. Now obviously because excise has been removed, क्योंकि excise duty बढ़ चुका है,
there is a higher rate of money that is left in the hands of manufacturer itself. जो प्रोड्यूसर है, ठीक, तो इस प्रोड्यूसर के हाथ में अब जो है टैक्स एक्साइज ड्यूटी ना देने के कारण जो है एक अमाउंट जो है वो पर्टिकुलरली बच जाएगा, जिस कारणवश ऑटोमेटिकली वी कैन ऑटोमेटिकली इन्फर दैट दिस मनी कैन नाउ बी यूटिलाइज्ड इनटू मोड ऑफ प्रोडक्शन. सो अपने आप बूस्ट मिलता है प्रोडक्शन को, एक्सपोर्ट को, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को, एंड देयरबाय इट विल जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड दस विल बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग जीएसटी. ठीक है जी. नेक्स्ट आते हैं सर एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी पे. सो एक तो हमने देख लिया एडवांटेजेस फॉर द गवर्नमेंट. नेक्स्ट लेट्स लुक एट एडवांटेजेस टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री. तो जीएसटी के कारण टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सिंप्लीफाई हो गया. आइदर इट इज 5, 12, 18 और 24, राइट. सो अब इसमें क्या होगा, सिंपलर टैक्स रिजीम विल with fewer exemptions, right, helps the consumers also to understand, the manufacturer or retailer also to understand what is the tax that they have to pay, right. So tax planning करनी अब easy है. Plus it helps in it helps with increased ease of doing business. Multiplicity of taxes has been reduced down and there is reduction in compliance cost. तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड कीपिंग करने की जरूरत नहीं है अलग अलग तरह के टैक्सेस के लिए, क्योंकि अब सबको जीएसटी के अंडर है, वन सिंगल tax for the entire nation. So it becomes very easy for the authorities also to ensure that the compliance costs remain very low. Then what are the advantages to consumers? देखिए advantages to consumers ये है कि प्राइस लेवल ट्रांसपेरेंट हो गया है. मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइस लेवल कम हो गया है, प्राइस लेवल वही है, लेकिन प्राइस लेवल्स जो हैं गुड्स के वो ट्रांसपेरेंट हो गए. अब जब आप टैक्स पे करते हैं, राइट, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि सेंटर की पॉकेट में कितना जाएगा और स्टेट की पॉकेट में कितना जाएगा, राइट. Second, longer run में the prices are not going to be volatile, right? जो arbitrary level of profits कई बार चार्ज किए जाते थे हमसे, black marketing जो की जाती थी, वो अब नहीं होगा, right? And this entirely depends on us also, right? So we have to be very careful, we have to be very cautious. So whenever we are purchasing goods, we should demand bills. जब हम अपने आप automatically bill demand करते हैं, तो अपने आप, right, entity को tax जो है वो deduct करना पड़ेगा और entity को tax pay करना पड़ेगा authorities को. So this helps in reduction of prices and commodities and goods in the longer run, not in the shorter run, but in the longer run, right? And poverty eradication by generating more employment and more financial resources also, क्योंकि more jobs create होती हैं system के अंदर. Then what are the advantages to states? देखिए states के लिए multiple advantages है यहाँ पे. पहले states जो है वो services को tax नहीं कर रही थी, right? It was only and only center which was taxing the states. केवल सेंटर ही सर्विसेज पर टैक्स इंपोज कर रहा था, लेकिन अब जीएसटी रिजीम के अंडर इट इज स्टेट्स हुज टैक्स बेस विल एक्सपैंड एंड दे विल बी एबल टू टैक्स द एंटायर सप्लाई चेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेल. सो जीएसटी बीइंग डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स विल आल्सो फेवर द कंज्यूमिंग स्टेट्स एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट विल इंप्रूव इन द कंट्री. सो compliance levels of taxpayer will also contribute greatly in improving the revenue collection of the states itself. बट फाइनली कुछ चैलेंजेस भी है, राइट. खासकर लास्ट ईयर एक नया चैलेंज हमें देखने को मिला. सो चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी आर दैट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी जो है दैट नीड्स टू बी अपग्रेडेड रेगुलरली स्पेसिफिकली फॉर सर्टेन स्टेट्स. कुछ स्टेट्स के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या इतनी टेक्नोलॉजी बिल्डअप नहीं है या इतना फाइनेंस भी अवेलेबल नहीं है कि वो अपना जो सिस्टम है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस का उसको अपग्रेड कर पाए, राइट. तो इस केस में एक मेजर हर्डल आ जाता है. Second is upgradation of IT systems of trade and industry, right? मतलब businesses को कहीं ना कहीं formalize होना पड़ेगा और IT systems upgrade करने पड़ेंगे, right? इसीलिए आपने देखा ना कि traders जो old age traders थे जो कि basically सब कुछ लिख के किया करते थे, they were basically opposing the tax. Yes or no? हाँ जी, major benefit है तो major benefit मैंने अभी बताया, ये पीछे लिखा है मैंने, reduction in prices of commodities and goods in the longer run. Right. So, upgradation of IT systems has to be done by trade and industry also, so that they can basically comply with the tax in a much better format. Third aspect आता है कि manufacturing states they may lose on revenue on a bigger scale as time moves ahead, right? But government इसका logic दे चुका है कि with time manufacturing states will also boost more consumption and thereby they will also start gaining out gradually.
थर्ड, इसका जो नेक्स्ट चैलेंज है वो ये है, जो स्टेट्स के केस में देखने को मिला है वो ये है दैट देयर हैज बीन रिडक्शन इन फिस्कल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो इम्पोज करता था कि एक फिस्कल ऑटोनॉमी है स्टेट्स के पास अपना खुद का टैक्स कलेक्ट करने की, इम्पोज करने की, वो ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं कम हो गई है। Plus, in the event of unforeseen circumstances like Corona last year, we saw that states were not able to implement any kind of additional cess. जनरली होता क्या है कि कभी भी अगर स्टेट के रेवेन्यू अगर डिप करने शुरू कर जाएं तो स्टेट तुरंत अपने आप एक एडिशनल सेस इम्पोज कर देता है, ठीक। तो ऐसा सिस्टम अब जीएसटी के अंदर नहीं एप्लीकेबल हो सकता। और फाइनली मैं कहूंगा चैलेंज क्या है, द चैलेंज इज दैट Center has promised GST compensation to the states. In case of coronavirus situation also we saw that there was a tiff situation between center and states over the payment of compensation money. तो ये एक पॉइंट और है जो कि हम बेसिकली कोट अप कर सकते हैं एज चैलेंजेस अंडर जीएसटी। सो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस टॉपिक, यस और नो गाइज? चलिए, so with this we come to the end of lecture. IGST sir, IGST is applicable whenever there is interstate goods and services, right? मतलब जब भी एक स्टेट में मैन्युफैक्चर होकर दूसरे स्टेट में गुड जो है वो कंज्यूम हो रहा है तो उस केस में आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलिए, तो फाइनली एंड करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो दीज आर द क्लासेस, डेली क्लासेस, फ्री क्लासेस दैट वी हैव एट ग्रेडअप, यू कैन अवेल देम। आप अपने अपने शेड्यूल में जो है अरेंज कर सकते हैं। सो ग्रेजुअली अपने शेड्यूल में इनको इनकॉर्पोरेट करिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा आप लेक्चर्स अवेल कर पाए। सो इसमें 5 बजे का लेक्चर मैं लेता हूँ, 7 बजे और 8 बजे, राइट। 7 बजे हर वेडनेसडे और फ्राइडे को, और 8 बजे हर ट्यूसडे को ये लेक्चर मैं लेता हूँ। प्लस 5 PM पर ऑल्सो आई टेक अप दिस सीरीज इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर यूपीएससी, ठीक है। सो करेंटली द ऑनगोइंग कोर्सेज दैट वी हैव एट ग्रेडअप कंप्राइज ऑफ दीज 3। IAS 2021 का क्रैश कोर्स चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मार्च 4 को इसका दूसरा बैच लॉन्च हो गया था। IAS 2022 का फाउंडेशन कोर्स जो है वो दोबारा लॉन्च होने वाला है इंग्लिश एंड हिंदी बैचेस में, राइट। So you can again look at these if you are planning to basically appear for the exam in 2022. You can again look at the orientation classes. EPFO का revision course भी जो है वो start हो रहा है, right? So English language batch which is starting at March 3rd, ये start हो चुका है. You can again avail this. So benefits क्या है Gradeup Super के? Automatically whenever you are purchasing Gradeup Super, you get access to all running and upcoming courses for CSE as well as EPFO. किसी भी सेपरेट कोर्स को परचेज करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक अदर जो है अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। प्लस इन एवरी कोर्स यू हैव बेस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी टीचिंग यू। देयर आर मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल इन ईच ऑफ द बैचेस, ईच ऑफ द क्लासेस, राइट। इन केस देयर इज एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉल अप दीज नंबर्स, आवर काउंसलर्स विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। So these are the faculties that will be teaching you in all these courses. अभिषेक राठौर सर, कुंवर प्रतीक, रोहन त्यागी सर, हर्षमीत सर। आई एम श्योर आपने सबके साथ क्लासेस आपने देखी हैं, राइट। नहीं देखी हैं तो फ्री क्लासेस में यू विल एनकाउंटर दीज फैकल्टीज ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो ये सभी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी, प्लस वी आर एडिंग मोर फैकल्टीज ऑल्सो ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑल्सो गाइज यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम channel also, Gradeup IAS preparation, where we will start providing, where we will start having live sessions with faculty also. So currently we upload all the information regarding our sessions, YouTube sessions on this channel with study material and short notes. So ये भी आप avail कर सकते हैं. So in case guys, if you are watching this on Gradeup IAS channel, don't forget to subscribe to the channel. Don't forget to press the bell icon and like the session. चलिए, so with these words, thank you very much. All the very best. दो ऑप्शंस है, सिर्फ प्रेप करो या ग्रेडअप के साथ सही प्रेप करो। ये है रोहन और डेटा शंकर सिन्हा, एनालिसिस करके स्टडी प्लान बनाने में चैंप, खूब रिसर्च करके टाइम टेबल बनाया है।
रोज 4 वीडियो देखूंगा, आखिरी 5 दिन मॉक टेस्ट और एग्जाम के एक रात पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। इतनी एनालिसिस के बाद भी एग्जाम क्लियर होगा? पता नहीं क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, इस सब के एनालिसिस के लिए ग्रेडअप है ना। ग्रेडअप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। Download now.